आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हमने थेवेनिन प्रमेय पढ़ा था। थेवेनिन प्रमेय का कथन पढ़ने के बाद हमने थेवेनिन प्रमेय के कथन को हमने सिद्ध भी किया था। अब अगली हमारी प्रमेय है नॉर्टन प्रमेय। सभी विद्यार्थी हेडिंग लगाइए, नॉर्टन प्रमेय। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय दोनों में कुछ समानता है, जिनका भी हम अध्ययन करेंगे। थेवेनिन प्रमेय सिद्ध करने के बाद हम नॉर्टन प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। किस प्रकार, आइए सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, नॉर्टन प्रमेय। प्रमेय, सबसे पहले हम इसका कथन लिखेंगे। हेडिंग लगाइए, कथन। सबसे पहले इसका हम कथन लिखेंगे और कथन लिखा बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। देखिए, यह है हमारे प्रमेय का कथन। रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त कोई जटिल नेटवर्क को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है, यहाँ तक स्टेटमेंट थेवेनिन थ्योरम में भी था। आप याद कीजिए, थेवेनिन थ्योरम की भी पहली लाइन यही थी कि रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त कोई जटिल नेटवर्क को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। लेकिन आगे देखिए, इसमें लिखा है जिसमें एक धारा स्रोत, लेकिन थेवेनिन प्रमेय में क्या लिखा था? जिसमें एक वोल्टता स्रोत। क्या लिखा था? जिसमें एक वोल्टता स्रोत ई इक्विवेलेंट, ऐसे हमने लिखा था। यहाँ पे आई इक्विवेलेंट है, आई इक्विवेलेंट के स्थान पर थेवेनिन थ्योरम में हमने लिखा था ई इक्विवेलेंट, तथा उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट होती है। और थेवेनिन थ्योरम में भी हमने यहाँ पे लिखा था उसके श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम के स्थान पर हमने क्या लिखा था? सीरीज। उसके सीरीज में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट होती है। यहाँ पर देखिए, आई इक्विवेलेंट क्या है? लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट लघुपथित करने पर वहाँ बहने वाली धारा है। और जेड इक्विवेलेंट क्या है? लोड बिंदुओं पर लोड प्रतिरोध के अतिरिक्त शेष परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा है, जब सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया जाए। जेड इक्विवेलेंट दोनों में, जेड इक्विवेलेंट का मान और जेड इक्विवेलेंट को किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, वो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम दोनों में समान है। और आई इक्विवेलेंट क्या है? एक धारा स्रोत है और उसके पैरेलल में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट हम जोड़ेंगे। यहाँ पर आई इक्विवेलेंट क्या है? लोड टर्मिनल को लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किट करने पर वहाँ बहने वाली धारा है। आप आई इक्विवेलेंट को हम अलग से लिख सकते हैं कि आई इक्विवेलेंट है लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करने पर वहाँ बहने वाली धारा है। देखिए, आई इक्विवेलेंट क्या है? लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट यानी लघुपथित करने पर वहाँ बहने वाली धारा है। और वहाँ बहने वाली धारा है। और जेड क्या है? लोड टर्मिनल शॉर्ट सर्किट, लोड बिंदुओं पर लोड प्रतिरोध के अलावा शेष परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा है, जहां सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए। ये थ्योरम वाला
है, सेम है। ये देखिए सर्किट को देखिए, ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क हम तुल्य नॉर्टन परिपथ में कन्वर्ट किया है। इस नेटवर्क को है हमने नॉर्टन सर्किट में कैसे किया है, में देखिए एक धारा स्रोत I इक्विवेलेंट लगा दिया, उसके पैरेलल में Z इक्विवेलेंट प्रतिबाधा जोड़, और ये हमारा लोड प्रतिरोध L है। लोड प्रतिरोध L में बहने वाली धारा को हम I कहते हैं। ये इसका यहाँ पर देखिए I इक्विवेलेंट का मान से निकालेंगे। I इक्विवेलेंट का मान होता है E इक्विवेलेंट बटा Z इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट है वो वही है जो हमने थेवेनिन थ्योरम में ज्ञात किया है। थेवेनिन थ्योरम से में ज्ञात किया है हमने E इक्विवेलेंट, वो E इक्विवेलेंट यहाँ पर रख देंगे। और थेवेनिन थ्योरम में हमने Z इक्विवेलेंट भी ज्ञात किया है, उस Z इक्विवेलेंट को हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास I इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा। अगर हमें नॉर्टन प्रमेय सिद्ध करनी है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम को सिद्ध करेंगे। और थेवेनिन थ्योरम से के द्वारा हमारे पास E इक्विवेलेंट का मान आएगा, और दूसरा थेवेनिन थ्योरम से हमारे पास Z इक्विवेलेंट का मान आएगा। उन दोनों की सहायता से I इक्विवेलेंट ज्ञात कर देंगे, और उस I इक्विवेलेंट को ज्ञात करते ही हमने नॉर्टन थ्योरम को सिद्ध किया है। तो इसलिए ये प्रमेय सबसे छोटी प्रमेय है, क्योंकि इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हमें थेवेनिन थ्योरम को सिद्ध करना ही पड़ेगा, और थेवेनिन थ्योरम को सिद्ध करते ही नॉर्टन प्रमेय स्वतः सिद्ध हो जाती है। थोड़ा सा अंतर है। तो हमारी एक थ्योरम पूरी हो गई, अगली थ्योरम की ओर बढ़े। अगली प्रमेय है हमारी अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। आप हेडिंग लगाइए, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। सबसे पहले इस प्रमेय का हम कथन नोट करेंगे, स्टेटमेंट नोट करें। रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी भी जटिल नेटवर्क के तुल्य थेवेनिन परिपथ में लोड प्रतिबाधा व स्रोत प्रतिबाधा, जिसे हम स्रोत प्रतिबाधा को तुल्य थेवेनिन प्रतिबाधा भी कहते हैं, यदि एक दूसरे की संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट हो तो लोड में अधिकतम शक्ति संचरित होती है। जो लोड हमने माना है ना ZL, उस लोड में अधिकतम शक्ति कब प्रवाहित होगी, जब तुल्य थेवेनिन परिपथ में लोड प्रतिबाधा और स्रोत प्रतिबाधा एक दूसरे की संयुग्मी हो। उस समय लोड में अधिकतम शक्ति संचरित होती है। आप अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का कथन नोट करें। रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी भी जटिल नेटवर्क के तुल्य थेवेनिन परिपथ में लोड प्रतिबाधा व स्रोत प्रतिबाधा यदि एक दूसरे की संयुग्मी हो तो लोड में अधिकतम शक्ति संचरित होती है। ये इस प्रमेय का कथन है। अब इसका परिपथ चित्र बनाएंगे। ये E इक्विवेलेंट है, ये E इक्विवेलेंट थेवेनिन थ्योरम वाला ही है, और ये Z इक्विवेलेंट है, तुल्य प्रतिबाधा है ही, और ये क्या है, लोड प्रतिरोध ZL है। अब देखिए इस ZL में अधिकतम शक्ति संचरित होगी कब, जब ये Z इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट और ZL एक दूसरे के क्या हो, संयुग्मी हो। यानी हमें क्या सिद्ध करना है, Z इक्विवेलेंट और ZL दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हो। ये स्टार हम संयुग्मी के चिन्ह के लिए लगाते हैं।
हमें क्या सिद्ध करना है कि जेड इक्विवेलेंट जेड एल के यानी तुल्य प्रतिबाधा है वो लोड प्रतिबाधा की संयुग्मी है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए जेड इक्विवेलेंट क्या है, जेड इक्विवेलेंट क्या है, जेड इक्विवेलेंट है यानी आर इक्विवेलेंट प्रतिरोध इक्विवेलेंट प्लस आई एक्स इक्यू। यहाँ पर एक्स इक्यू क्या है, प्रतिघात है। और लोड प्रतिबाधा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं जेड एल बराबर आर एल यानी रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू एक्स एल। एक्स एल यहाँ पे क्या है, धारितीय प्रतिघात है। हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले देखिए आर इक्विवेलेंट प्लस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट है, इसको हम इसके बराबर लेकर चलेंगे, यानी ये आर इक्विवेलेंट प्लस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट है, ये और आर एल प्लस आयोटा एक्स एल ये आपस में एक दूसरे के क्या है, संयुग्मी है। ये हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे देख संयुग्मी का जो ही हम चिन्ह हटाएंगे तो देखिए आर एल आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा एक्स एल। तो इसकी अगर हम तुलना करें इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की तो हमारे पास क्या आता है, आर इक्विवेलेंट आर एल के इक्वल है और एक्स इक्विवेलेंट माइनस एक्स एल के इक्विवेलेंट है। अगर हम देखिए आर इक्विवेलेंट को आर एल के बराबर सिद्ध कर दें और एक्स इक्विवेलेंट को माइनस एक्स एल के बराबर प्रूफ कर दे तो ये अपन में स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। देखिए मान लीजिए कि लोड में बहने वाली धारा I है, तो I बराबर क्या होगा, लोड में बहने वाली धारा का मान होता है E इक्विवेलेंट बटा जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। आपको मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता देता हूँ, I इक्विवेलेंट का मान होता है E इक्विवेलेंट बटा जेड इक्विवेलेंट और खाली I जो लिखा हुआ है ना लोड में बहने वाली धारा, उसका मान होगा E इक्विवेलेंट बटा जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। तो यहाँ पर जेड इक्विवेलेंट और जेड एल दोनों के मान रख देंगे हम, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो एक्स एल प्लस एक्स इक्विवेलेंट, समीकरण नंबर 5। अगर हम मापांक I निकालें, I का परिमाण निकाल के उसका स्क्वायर करें तो हमारे पास आएगा E इक्विवेलेंट का स्क्वायर बटा आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल प्लस एक्स इक्विवेलेंट का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान हम जानते हैं, आयोटा स्क्वायर का मान स्वतः ही 1 होता है। तो आर एल हमने मापांक लिया है तो आयोटा को यूँ ही हम छोड़ देंगे, तो मापांक आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर बटा आर एल प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस एक्स एल प्लस एक्स इक्विवेलेंट का स्क्वायर। लोड में शक्ति कितनी है, P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। हम कक्षा 10 से पढ़ रहे हैं, शक्ति का सूत्र P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। और लोड के लिए आर एल लिख देंगे और मापांक आई ले लेंगे। देखिए P का मान कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, मापांक आई स्क्वायर है उसको हम आर एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इक्वेशन 6 है उसमें हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन 6 था, उसे हम आर एल से मल्टीप्लाई कर दिया, आर एल लोड प्रतिरोध है ही। अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में शक्ति P का मान प्रथम कोटि का अवकलन 0 होगा, यानी अगर शक्ति अधिकतम शक्ति होगी तो उस समय उसके प्रथम कोटि के अवकलन का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी हम गणित की अगर बात करें तो गणित के रूप में हम जानते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर अवकलन का मान 0 होता है, ये हम गणित में पढ़कर आए हैं। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु वे होते हैं जिन पे उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। यहाँ पर शक्ति की बात करते हैं तो अधिकतम शक्ति की बात कर रहे हैं, अधिकतम शक्ति की बात कर रहे हैं तो शक्ति का उच्चिष्ट 0 होगा, शक्ति का अवकलन 0 होगा। तो dP बट्टा DRL बराबर 0 होगा। D बट्टा DRL के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे और ब्रैकेट में इस पूरी की पूरी राशि P का मान हम रख देंगे। P का मान हमने समीकरण नंबर 7 से रखा है, बराबर क्या आ जाएगा, अब RL के सापेक्ष अवकलन है, E इक्विवेलेंट का स्क्वायर, इसको हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और अब जितनी भी ब्रैकेट में राशि है उसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन हम कौन से सूत्र से करेंगे, अंश बटा हर से। हम छोटी कक्षा में पढ़कर आए हैं D बटा DX, यहाँ पे अंश बटा हर या फर्स्ट बटा सेकेंड,
यहाँ पे हर का स्क्वायर करते थे, हर का हमने स्क्वायर कर दिया, और ऊपर बाद में लिखते थे हर वैसा का वैसा, इंटू में अंश का अवकलन 1 माइनस को चिन्ह, अंश वैसा का वैसा, इंटू हर का अवकलन करते थे, तो हर का यहाँ पे अवकलन हो जाएगा 2RL प्लस R इक्विलेंट। और ये टोटल का टोटल मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये समीकरण नंबर 8 हमारे पास आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 8 दे देंगे। इक्वेशन नंबर 8 से देखिए हम ऐसे समीकरण लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर की ऊपर पूरी की पूरी राशि है, ये 0 के बराबर है। इसके बराबर अगर 0 है तो ये नीचे का नीचे जितनी भी संख्या लिखी गई है ये सारी 0 से मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये इक्विवेलेंट स्क्वायर भी चला जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। हमारे पास केवल ये ब्रैकेट वाला बचेगा। ये ब्रैकेट वाला किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये देखिए, यहाँ से देखिए हम इस स्क्वायर को खोल लेंगे। स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए RL का स्क्वायर प्लस R इक्विलेंट का स्क्वायर प्लस 2RL R इक्विलेंट प्लस XL प्लस X इक्विलेंट का स्क्वायर माइनस 2RL का स्क्वायर माइनस 2RL इंटू R इक्विलेंट, ऐसा हमने खोल दिया। फॉर्मूले से हमने क्या किया है? ऐसा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमने इसे सरल कर लिया है। आगे देखिए, एक बार दोबारा से देखिए, RL का स्क्वायर प्लस R इक्विलेंट का स्क्वायर प्लस 2RL R इक्विलेंट प्लस XL प्लस X इक्विलेंट का स्क्वायर माइनस 2RL स्क्वायर माइनस 2RL R इक्विलेंट बराबर 0। यहाँ से देखिए जो एक जैसे पद है जो कट रहे हैं आपस में, उनको हम काट देंगे। ये प्लस की टर्म और माइनस की टर्म, प्लस की टर्म है 2RL R इक्विलेंट, माइनस की टर्म है R इक्विलेंट का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये हमारे पास बचेगा प्लस XL प्लस X इक्वल का स्क्वायर बराबर 0। समीकरण नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 में प्रथम पद है वो वास्तविक है, जबकि द्वितीय पद है वो काल्पनिक भाग है। ये XL प्लस X इक्वल ये कौन सा भाग है? ये काल्पनिक भाग है, और ये पहला भाग है ये रियल पार्ट है। समीकरण नंबर 9 है वो संतुष्ट होने के लिए आवश्यक है कि वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग शून्य हो, क्योंकि दोनों 0 के बराबर है। तो समीकरण 9 तभी संतुष्ट होगा जब रियल पार्ट भी 0 हो और जब काल्पनिक पार्ट है वो भी क्या हो? 0 हो। अगर हम रियल पार्ट को 0 के बराबर लें तो R इक्विलेंट के बराबर RL आएगा। अगर हम काल्पनिक पार्ट को यानी कॉन्जुगेट पार्ट को 0 के बराबर ले तो X तो Z इक्विलेंट है वो Z इक्विलेंट
बराबर क्या होगा, जेड एल का संयुग्मी के बराबर होगा। यानी इन दोनों का अर्थ यही है, आर इक्विवेलेंट है वो आर एल के बराबर हो और एक्स एल माइनस एक्स इक्विवेलेंट के बराबर हो, यानी जेड इक्विवेलेंट है वो जेड एल के कॉन्जुगेट होगा। देखिए, अर्थात लोड प्रतिबाधा है वो स्रोत प्रतिबाधा से संयुग्मी होनी चाहिए। यदि जेड इक्विवेलेंट में आर परिपथ हो तो जेड एल में आर सी परिपथ होगा। यानी संयुग्मी का अर्थ है कि जेड इक्विवेलेंट में अगर आर एल परिपथ है तो जेड एल में कौन सा परिपथ होगा, आर सी परिपथ होगा। इसी प्रकार जेड इक्विवेलेंट में अगर आर सी परिपथ है तो जेड एल यानी लोड प्रतिबाधा क्या होगी, आर एल परिपथ होगा। अर्थात ये प्रमेय सिद्ध होती है।